नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और योर स्टॉक्स में हम बात करेंगे आपके सवालों की। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है, तो सबसे पहले वो आपको बता देते हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर अपने सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। 9167329108 पर अपने सवाल हमें फॉरवर्ड करिए। और इसके अलावा हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उसके जरिए भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल आपकी स्क्रीन पर लगातार आपकी सहूलियत के लिए फ्लैश होते रहेंगे। तो चलिए हमें संपर्क करिए। लेकिन आपके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार मार्केट का चेक ले लेते हैं। और आज हम देख रहे हैं मई सीरीज की जो शुरुआत हुई है वो थोड़ी सुस्त देखने को मिल रही है। 17,900 के पास है इस वक्त बाजार और काफी सपाट कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखना होगा, हो सकता है सेकेंड हाफ में एक अच्छा मोमेंट हो, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स तो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे थे अब। लेकिन भारतीय बाजारों को देखें तो आज काफ़ी सपाट ट्रेड देखने को मिल रहा है यहाँ पर। बैंक निफ्टी हालांकि कमज़ोर है और करीब 140 अंकों की वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर भी जो ट्रेड हो रहा है सुबह से वो दायरे में ही देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। इसके अलावा सेंसेक्स में 70 अंकों की वीकनेस है। बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर देखें तो वो भरपूर है और हर एक गिरने वाले शेयर के सामने लगभग 30 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव कारोबार कर रहे हैं। तो मार्केट ब्रेथ इस टाइम पॉजिटिव नजर आ रही है, क्योंकि ढेर सारी खबरें हैं, नतीजे आए हैं। ज्यादातर मिड कैप कंपनियों के नतीजे अच्छे ही लग रहे थे और उसके बाद कुछ स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा टूट चुके थे। तो आज निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी भी देखने को मिल रही है इस वक्त, इसलिए मार्केट ब्रेथ जो है वो आज के दिन पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब बात करते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स की। तो आज अदानी ग्रुप के शेयरों में अच्छी तेजी है। अदानी एंटरप्राइजेस 4% ऊपर है। अदानी पोर्ट्स में करीब 3% की तेजी है। विप्रो नतीजों के बाद हमने देखा था कि नतीजे कमजोर थे, लेकिन बायबैक का जो अनाउंसमेंट हुआ उसके चलते यहाँ पर 3% की तेजी वहां पर देखने को मिल रही है। और इस वक्त देखिए अपने ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे हैं तमाम स्टॉक्स। अपोलो हॉस्पिटल में तेजी है। HDFC लाइफ भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक्सिस बैंक के नतीजे कुछ कमजोर थे, इस वजह से 3% की गिरावट वहां है। बजाज फिनसर्व में आज हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली है तो 2% की वीकनेस उधर है। और HUL, HCL टेक, एशियन पेंट्स यहाँ पर हल्की वीकनेस देखने को मिल रही है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मजबूत है। कुछ स्टॉक्स अपने ऊपरी स्तर पर आ चुके हैं और आज सपोर्ट जो दिख रहा है वो IT शेयरों से ज्यादातर देखने को मिल रहा है। काफी समय से टूट रहे थे ये स्टॉक्स, आज थोड़ी रिकवरी यहाँ पर निचले स्तरों से देखने को मिल रही है, स्पेशली विप्रो के बायबैक के अनाउंसमेंट के बाद। अब चलिए एक्सपर्ट को भी शामिल करते हैं, उनसे समझेंगे कि बाजार पर क्या व्यू बन रहा है उनका। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विघ्नहरा इन्वेस्टमेंट से सुमित मूलचंदानी और शेयर इंडिया से रवि सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सुमित, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप सीरीज की एक्सपायरी तो काफी सपाट हुई है, काफी सुस्त देखने को मिल रही है, लेकिन क्या सेकेंड हाफ में आप थोड़ा उलट कारोबार एक्सपेक्ट करें? क्या कुछ तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप यहाँ से, या फिर ऐसे ही दिन भर दायरे में ही बाजार रहेंगे आज? हाय, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपने आज बोला कि बिल्कुल मार्केट का ओपनिंग जो है वो सुस्त है, लेकिन जो बायस है वो अभी भी पॉजिटिव है। आप देखेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट आया हुआ है। सबसे मेन चीज है कल का क्लोजिंग जो था वो काफी अच्छा है। तो मुझे लग रहा है अभी भी 17,800 का जो लेवल है वो एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। तो यहाँ पे आप बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखिए। अगर कभी भी आप यहाँ पे बाइंग भी कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस एक 50 पॉइंट का आप मेंटेन करके चल सकते हैं। लेकिन मार्केट का 17,700 जो मुझे टेक्निकली लग रहा है कि जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक मेजर फॉल नहीं आएगा। तो आप हर डिप को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये है निफ्टी पर व्यू। लेकिन रवि, अब आपसे IT सेक्टर पर व्यू लेना चाहेंगे। लगभग जो बड़ी कंपनियों के नतीजे हैं अब वो आ चुके हैं। विप्रो, टेक महिंद्रा, इसके अलावा इन्फोसिस के नतीजे आ चुके हैं, TCS के नंबर्स आ चुके हैं। तो बिग फोर के नंबर्स तो आ चुके हैं। कुछ इस बीच मिड कैप कंपनियों के भी नंबर्स आ रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि जो नतीजों का हैंगओवर था बड़े कंपनियों का वो खत्म हुआ। इस वजह से आज हम देख रहे हैं कि IT स्टॉक्स निचले स्तरों से यहाँ पर खरीदारी भी दिख रही है। आपका क्या व्यू बन रहा है अब इन नतीजों को देखने के बाद? और इस स्पेस में अगर आप किसी को एंट्री लेनी हो तो कहां पर मौके देख रहे हैं? देखिए,
अभी तक आईटी सेक्टर में एक डाउनफॉल ही देखने को मिल रहा था और लगभग 40% से ज़्यादा करेक्शन अपने हायर लेवल से पूरा आईटी पैक और खास तौर से लार्ज कैप में आपको बड़ा ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला। लेकिन अब जो रिजल्ट थे वो एक्सपेक्टेशन से कहीं ना कहीं से गाइडलाइन से थोड़े से डिफर कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर फंडामेंटल नंबर्स को समझते हैं तो आने वाले 2 क्वार्टर जो है वो अब आईटी सेक्टर को वापस से बाउंस बैक करने में हेल्प करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो अभी इस समय अगर पर्टिकुलर लेवल्स की बात करें, चाहे आप टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल, इनको अगर देखते हैं तो इंडिविजुअल फंडामेंटल अब काफी इंपॉर्टेंट है। अब इंडिविजुअल फंडामेंटल का मतलब है कि टीसीएस की चाल अलग हो सकती है, विप्रो की चाल अलग हो सकती है, इन्फोसिस की चाल अलग हो सकती है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की अभी पॉलिसी रखनी चाहिए। थोड़े से करेक्शंस अभी आगे ड्यू मुझे ऐसा लगता है दिखाई देते हैं और आगे आने वाले 1 से 2 महीने में जो मार्केट है वो थोड़ा सा खास तौर से आईटी पैक में थोड़ा करेक्टिव मोड ही देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा बुलिशनेस नहीं होगा और जो अभी बुलिशनेस है उसमें अगर जिन लोगों ने लोअर लेवल्स पे बाय किया हो या जो निकलना चाहते हो उनके लिए थोड़ा सा मौका होगा। 1 से 2 क्वार्टर करीब कम से कम यानी कि 6 महीने तक अभी रिकवरी के साइन बनने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए। तो आईटी में अभी जल्दी एंट्री लेने की कोशिश ना करें, थोड़ा वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाइए, 1-2 क्वार्टर्स निकलने दीजिए। उसके बाद ये जो दबाव है और हैंगओवर चल रहा है आईटी कंपनियों के ऊपर वो थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति है आईटी स्पेस में, जिनके पास है वो होल्ड करके रख सकते हैं अगर इन बड़ी कंपनियों में आपकी होल्डिंग है तो, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा एक बड़ी तेजी या फिर रैली के लिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे। हमारे साथ नागपुर से अगले दर्शक जुड़े हैं प्रमोद। प्रमोद जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मेरे पास 16 विनयार्ड है, 341 के रेट है, तो अभी उसको होल्ड करना चाहिए, मैं रुक सकता हूँ चाहे तो 1 साल 2 साल जो भी है। ओके रवि आप ही सजेस्ट करिए। 16 विनयार्ड है इनके पास और हमने कुछ दिन पहले देखा था कंपनी के जो चौथी तिमाही के अपडेट आए थे वो काफ़ी स्ट्रांग थे, उसके बाद एक अच्छी तेज़ी भी यहाँ पर हमने देखी। इनको भी मुनाफा हो रहा है, 4000 के आसपास का हो रहा है। और तेज़ी के लिए रुकना चाहिए इन्हें या फिर जो भी मुनाफा है वो लेकर निकल जाए? आगे के लिए आपको ट्रेंड कैसा नज़र आ रहा है इस कंपनी के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है पूजा जी कि इन्होंने कहा कि मैं 3 साल 5 साल के लिए रुक सकता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल थोड़ा सा समय देना चाहिए। अगर आप आगे आने वाले ट्रेंड की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि 440 और 480 ये लेवल्स आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं और यहाँ से अगर उन लेवल्स को देखा जाए तो लगभग 12 से 18% की करीब का रेंज बनता है। तो मुझे लगता है बिल्कुल थोड़ा समय दीजिए। रही बात एक स्टॉप लॉस अगर डालना है तो आप क्लोजिंग स्टॉप लॉस डालिएगा, इंट्राडे स्टॉप लॉस मत डालिएगा। क्लोजिंग स्टॉप लॉस 340 का डाल के रखिए और पोजीशन को कैरी करते चलिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बेहतर और बड़ा मुनाफा मिलेगा। ओके ठीक है, तो ये है राय, कंपनी पे बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल ले लेते हैं और ये हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं उड़ीसा से, प्रकाश कुमार। प्रकाश जी सवाल पूछिए अपना। जी मेरा विश्वास का स्टॉक्स है 1200 का रेट, 20 रुपया में। ये आपने कब लिया था? 1 साल होने को है। ठीक है, वैसे शुगर स्पेस में और भी काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन राय दिलवा देते हैं आपको विश्वराज शुगर इंडस्ट्रीज। ये शुगर स्पेस में थोड़ी छोटी कंपनी है और ज़्यादा लिक्विड काउंटर भी नहीं है, मार्केट कैप भी 290 करोड़ के आसपास का ही है, तो काफ़ी छोटी कंपनी है ये। रवि इसको ट्रैक करते हैं क्या आप, विश्वराज शुगर इंडस्ट्रीज? जी बिल्कुल पूजा जी, जहां तक अभी लेवल्स की बात करें, इन्होंने शायद मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्राइस देख करके इन्वेस्टमेंट किया होगा या फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन इनको मिली होगी कि थोड़ा सा बढ़ सकता है। बट देखिए, शुगर की डिमांड जरूर यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल इस स्टॉक में अभी आपको रैली के बहुत साइन नहीं दिखाई देंगे,
उल्टा मैं ये कहूंगा कि ये 10 रुपए के पास ये स्टॉक आ जाएगा। फंडामेंटल जो है वो अनस्टेबल से थोड़े हैं, और आपने पूजा जी सही कहा, सबसे बड़ी बात है लिक्विडिटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो मैं ये कहूंगा कि ये नहीं कहूंगा कि आप इमीडिएट काट दीजिए, लेकिन थोड़ा सा पुल बैक आता है, आपको 18 और 20 के लेवल्स वापस मिल सकते हैं, लेकिन अगर मिलते हैं तो एग्जिट हो जाइए। ये इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक अच्छा नहीं है। अगर आपको छोटी स्टॉक्स ही खरीदने हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं बहुत बड़े स्टॉक्स में निवेश नहीं करना चाहता, 50 रुपए के अंदर स्टॉक देखना चाहता हूं, तो आपका पूजा जी एक प्रोग्राम आता है मिड कैप के महारथी, मुझे लगता है उसको फॉलो करें तो ज्यादा अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो ये सलाह है आपके लिए। विश्वराज शुगर, यहाँ से तो कोई भी उछाल मिलता है निकल जाए, क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं है, इस वजह से आपको भारी नुकसान भी यहाँ पर झेलना पड़ सकता है। तो जो भी उछाल मिले निकलने की कोशिश करिए स्टॉक से। और दूसरे भी स्टॉक्स हम शो के दौरान मिड कैप स्पेस से डिस्कस करते हैं, जो कि छोटे कम प्राइस वाले होते हैं, और उसमें आपको फ़ायदा भी मिलेगा अगर आपको 100 रुपये के से कम वाले स्टॉक्स में अगर निवेश करना हो तो। अब आगे बढ़ेंगे, और हमारे पास इंस्टाग्राम पर सवाल आए हैं कुछ। गांधीनगर से मयूर जी का सवाल आया है, और उन्होंने अपना सवाल पूछा है मैप माई इंडिया यानी कि सी इन्फो सिस्टम्स। ये इन्होंने 1400 पे लिया हुआ है, 40 शेयर्स हैं, और इनके खरीदारी से तो इन्होंने जिस लेवल पर एंट्री की है वहाँ से तो इनको नुकसान ही हो रहा है। हालांकि आज हम देख रहे हैं स्टॉक में अच्छी तेज़ी है, करीब 3% ऊपर है, और पिछले 5 दिनों में करीब 90 पॉइंट्स ये स्टॉक चल चुका है। और यहाँ पर जो नतीजे भी आए थे वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे कंपनी के। सुमित, आपसे सवाल होगा मैप माई इंडिया पर क्या करें? थोड़ा ऊपरी लेवल पर इन्होंने एंट्री कर ली, बट अभी ये जो तेज़ी आ रही है ये कितनी टिकाऊ है, और बने रहना चाहिए नहीं स्टॉक में? जी देखिए, यहाँ पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक ने एक बेस अपना फॉर्मेशन किया है, जो बेस है दैट इज अराउंड 1000 लेवल्स। तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक का आशा और रहेगा। जो ऊपर में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है वो है करीबन 1200 से 1210 का। सबसे अच्छी चीज है कि आज जो स्टॉक है वो अपना 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और अगर क्लोजिंग आ रहा है तो बिल्कुल अपसाइड में एक मोमेंटम और बन सकता है। तो स्टॉक को पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 1200 का, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 1400 का। अब सबसे मेन चीज है कि रेजिस्ट कितने टाइम तक वो कर रहा है, तो इनका टारगेट आ सकता है। लेकिन आगे चल के अगर इनका रेट टू रेट आ रहा है तो मेरा सलाह रहेगा कि वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। यहाँ पे वैसे तो नॉर्मली गिरते हुए शेयर्स में आप कभी भी एवरेज मत कीजिए, लेकिन पॉजिटिव जब मोमेंटम बन रहा है और स्ट्रॉन्ग कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो थोड़ा बहुत आप एवरेज करके उसको अपना बाइंग प्राइस को नीचे ला सकते हैं। तो बिल्कुल सेल ऑन राइज का अपसाइड आए आप एग्जिट का ही अपना चांस रखिएगा। ठीक है, थोड़ी तेजी अभी फिलहाल दिखाई दे रही है, बाइंग प्राइस को नीचे लेकर आइए, एवरेज करिए, और उसके बाद कुछ लेवल्स भी बताए हैं, उछाल आए तो निकलने की कोशिश करिए, या फिर वापस से रिव्यू कर लीजिए एक बार स्टॉक को। अगला सवाल हमें आया है अहमदाबाद से, इनफैक्ट वो हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। सुशील जी जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। सुशील जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी हाँ जी, मेरे पास बीबीटीसी बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कंपनी के 30 शेयर हैं, 1240 खरीदे हुए, 2 साल हो गए हैं, उसमें आगे क्या करना? 40। बिल्कुल, 2 साल पहले हमने देखा भी था स्टॉक में एक अच्छी तेजी आई थी, लेकिन आपने एंट्री थोड़ी ऊपरी लेवल पर कर ली है। हालांकि स्टॉक रिकवर अच्छा कर रहा है हाल फिलहाल में, और हमने देखा कि पिछले एक महीने में 30 से 31% की तेजी आई है, 200 पॉइंट्स ही स्टॉक चल चुका है। लेकिन आपकी खरीदारी क्योंकि ऊपरी लेवल की है, इसलिए वो लेवल शायद देखने में समय लगे। रवि, बॉम्बे बर्मा ये आपको कैसी लग रही है कंपनी? इनकी तो खरीद पहले की है, काफ़ी 2 साल ऑलरेडी दे चुके हैं, अभी क्या करे कंपनी में? मुझे लगता है पूजा जी 1200 काफी ऊपरी लेवल्स हैं। बहुत अच्छी बात है कि रिकवरी दिखा चुका है, लेकिन अभी फंडामेंटल यहाँ पर सपोर्ट नहीं दे रहे। मेरा सजेशन होगा एग्जिट। अब आपको यहाँ पर 200 रुपए का जरूर लॉस जरूर हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ी छोटी क्वांटिटी, यानी कि छोटा जो शेयर हो, आप उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा खरीद पाएंगे, और उसकी रैली से आपको फायदा हो सकता है। मैं आपको 2 स्टॉक यहाँ पर सजेस्ट करूंगा। पहला स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, और दूसरा स्टॉक है REC। आप इन दोनों स्टॉक्स में से आप कोई भी एक चूज करके आप अपना यहाँ पर सौदा काट के आप इनको बाय कर लीजिए।
दोनों स्टॉक्स में रिकवरी के साइन, आप क्वांटिटी ज़्यादा बाय कर पाएंगे और रिकवरी जो होगी उसमें आप प्रॉफिटेबिलिटी बहुत जल्दी बना पाएंगे। फिलहाल इस स्टॉक से आपको एग्जिट होना चाहिए। एग्जिट कर लीजिए, क्लियर कट आपको सुझाव दिया गया है। कोई यहाँ पे उम्मीद अभी नहीं नजर आ रही, क्योंकि फंडामेंटली भी स्टोरी कोई बन नहीं रही है अच्छी तेजी की। तो आप निकल जाइए और बैंक ऑफ बड़ौदा REC में अपना निवेश स्विच कर सकते हैं, यहाँ आपको फायदा होगा। अगला सवाल हमें आया है ट्विटर पर, अजय कुमार जी का है, अंबाला से हैं ये, और इन्होंने सवाल पूछा है। 2 सवाल इनके, पहले तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर सवाल है इनका, पहले वो ले लेते हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स इन्होंने 302 पर लिया था और करीब करीब 50 रुपए प्रति शेयर का इस वक्त इनको यहाँ पर नुकसान भी हो रहा है। हाल फिलहाल में स्टॉक में कमजोरी भी काफ़ी देखी गई थी, कुछ अपडेट्स आए थे, कुछ नतीजे आए थे, उसके चलते हमने यहाँ पर थोड़ी वीकनेस भी देखी है। क्या करें सुमित, आप सजेस्ट करिए। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में हल्का नुकसान हो रहा है, स्टॉक टूट रहा है, क्या और करेक्शन आप देख रहे हैं स्टॉक में? कुछ ही सुमित, दिन पहले आपसे कंपनी रिक्वेस्ट होगी अपना लीजिए जी, देखिए कुछ ही दिन पहले कंपनी का एक न्यू MD CEO डिक्लेयर हुए थे, लेकिन मार्केट ने जो रिएक्ट किया था वो काफी नेगेटिव था और स्टॉक ने गैप डाउन भी दिया हुआ था। तो आप एक लॉन्ग टर्म 280 से 290 का जो सपोर्ट लेवल था वो ब्रेक हुआ था और नीचे में ही ओपन हुआ था। तो स्टॉक का जो व्यू है वो अभी भी नेगेटिव रहेगा। मुझे नहीं लग रहा कि बहुत जल्दी यहाँ पे पुल बैक आएगा। तो अगर यहाँ पे वो लॉस बुक करना चाहें तो बिल्कुल कर लें, या फिर वेट कर सकते हैं। नीचे में जो एक्सपेक्टेशन है वो करीबन 230 से 235 का लेवल हमको लग रहा है कि अभी भी और नीचे आ सकता है। तो बेटर सजेशन ये रहेगा कि आप यहाँ से एग्जिट करके दूसरे कोई स्टॉक पे आप ट्रांसफर हो जाइए। और दूसरे कुछ स्टॉक्स अभी आपको रवि भी बता रहे थे कि कहां पर आप निवेश कर सकते हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स से एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि करेक्शन और दिखाई दे रहा है यहाँ पर। रवि, इस स्टॉक पर आपसे भी राय लेना चाहेंगे। ये जो मैनेजमेंट में बदलाव की खबर आई है, इसे आपने कैसे रीड किया? क्योंकि उसके बाद तो मैनेजमेंट की तरफ से कुछ कमेंट्रीज भी आई हैं कि अब उनका ध्यान प्रॉफिटेबिलिटी पे रहेगा, नए मैनेजमेंट के अंतर्गत हम काफ़ी कुछ यहाँ पर ग्रोथ पर फोकस रहेगा, कुछ अपने व्यूज़ भी शेयर किए। बट अभी ये जो गिरावट आ रही है, क्या आपको लग रहा है कि और टूट सकता है ये शेयर? क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही है नए मैनेजमेंट के आने के बाद कुछ। देखिए, इस समय अगर पूजा जी इस चार्ट को, अगर इस स्टॉक को अगर रीड करने की कोशिश करें तो सितंबर 2022 में इस स्टॉक ने बनाया था हाई 420 रुपए का, और आज जो है वो 254 रुपए पे पास खड़ा हुआ है। और अगर फाइनेंशियल एनालिसिस यहाँ पर करने की कोशिश करें तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो डिप्रेशन और जो स्ट्रेस जो है वो बुक में देखने को मिल रहा है, उसका एक इम्पैक्ट है। मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल सही बताया सामने से, कि ये 235, मेरी उम्मीद है कि 180 रुपए तक अभी जा सकता है। और इसीलिए मैंने जो स्टॉक सजेस्ट भी किए पीछे, अभी जब आप बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे थे या फिर REC की बात करें, तो वो शेयर इससे सस्ते हैं, लेकिन वो 250 तक जरूर आ सकते हैं, आपका 50 रुपए का रिकवरी दे सकते हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल शिफ्ट करना चाहिए। अभी स्टॉक में कॉन्फिडेंस नहीं है, मोमेंटम नहीं है, मैनेजमेंट अभी चेंज हुआ है, नई पॉलिसीज कितना अग्रेसिव तरीके से एप्लीकेशन कर सकते हैं, इन सारे फैक्टर को थोड़ा वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। लेकिन इस वेट एंड वॉच के चक्कर में स्टॉक में जो करेक्शन है उससे बचना भी जरूरी है, और इसीलिए ET स्वदेश बिल्कुल देखते रहिए और सही टाइम पे सजेशन लेना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, तो REC, बैंक ऑफ बड़ौदा आपको भी सजेस्ट किया है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स अभी ये और टूट सकता है, फंडामेंटल लिहाज से भी हमने आपको बताया और टेक्निकली भी चार्ट्स कमजोर ही नजर आ रहे हैं, तुरंत एग्जिट कर लीजिए। दूसरा सवाल इनका था मिधानी पर, मिश्र धातु। ये इन्होंने 3000 शेयर्स 223 पर लिया हुआ है और यहाँ पर भी इनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। सुमित, इसके चार्ट्स देखकर बताइए मिश्र धातु के, क्या करें? वैसे तो पिछले 1 महीने में रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक, लेकिन ओवरऑल देखें तो 250 के आसपास आता है, उसके बाद फिर से स्टॉक में एक गिरावट आती है और इसी वजह से इनको नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि क्वांटिटी इतनी ज़्यादा ली है, इस वजह से करीब करीब 60,000 का नुकसान इनको यहाँ पर स्टॉक में हो रहा है। तो भारी नुकसान में है ये, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? जी, जो रिसेंटली अभी पुल बैक आया है स्टॉक में, बिल्कुल ये लग रहा है कि सस्टेनेबल है और इनका प्राइस आने का पूरा चांस रहेगा। अब मेन चीज है कि 230 का जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसके ऊपर स्टॉक टिक पा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आए थोड़ी सी एवरेज कम करें और वो थोड़ी सी मतलब 50% क्वांटिटी मैं सजेशन दूंगा कि यहाँ पे आप एग्जिट करें
उसके बाद आप थोड़ा सा वेट करें। जैसे ही स्टॉक अपना 230 का जो एवरेज है, अगर वो क्रॉस करेगा तो बिल्कुल अपसाइड में एक और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन सकता है टिल द लेवल ऑफ 260। लेकिन ऊपर आए थोड़ा सा क्वांटिटी को आप हल्का करें यहाँ पे। ठीक है, तो ये है राय आपकी मिश्र धातु पर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं बेंगलुरु से आर.के. जैन। आर.के. जैन साहब नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। जी नमस्कार। हाँ साहब, मेरे 2 शेयर्स हैं, एक है एप्टस वैल्यू और दूसरा है अशोका लेलैंड। तो एप्टस वैल्यू के 300 शेयर्स हैं मेरे पास में 241 के रेट पे। तो इसका क्या करना चाहिए? मैं इसको लॉन्ग भी होल्ड कर सकता हूँ? कुछ प्रोस्पेक्ट्स लगते हैं इसमें? ठीक है, और अशोका लेलैंड आपने किस लेवल पर लिया था? 37 के रेट पे मैंने लिए हैं। 37? हाँ, 37 रुपीज के हिसाब से मैंने लिए हुए हैं 400 से अशोका लेलैंड के। अभी अशोक लेलैंड हम आपको राय दिलवा देते हैं, थोड़ा लेवल्स वगैरह हम वापस से चेक कर ले, लेकिन तब तक आपको एप्टस पर राय दे देते हैं। एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, ये 300 शेयर्स 241 पर इन्होंने लिया हुआ है, हाल फिलहाल की खरीद लग रही है। रवि सबसे पहले तो इस पर राय दीजिए, क्या करें? बने रहना चाहिए कंपनी की, कैसी लग रही है आपको लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए जैन साहब, मैं आपको स्ट्रैटेजी एक बताता हूं। आप इसमें एक काम करिए, पहले तो आप जो अशोक लेलैंड के आपने शेयर खरीदे हैं वो बहुत अच्छी जगह पे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप इस स्टॉक के भी शेयर को, चूंकि ये रेट टू रेट ही आपके पास मिल रहा है, आप इसको भी काट के अशोक लेलैंड बाय कर लीजिए, क्योंकि ये 240 रुपए पे आने वाले 2-4 महीने के हिसाब से देखते हैं तो 220 से 250 के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं है। अशोक लेलैंड आपका सस्ता है, 145 के पास चल रहा है, और ये 170 तक का दमखम रखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पोजीशन को स्विच करके सिर्फ अशोक लेलैंड ही बाय करके रखेंगे तो आपको ज्यादा सुविधा भी मिलेगी और ज्यादा अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। फिलहाल आगे के 6 महीने का प्रोस्पेक्ट्स जो देखते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी हाउसिंग जो है वो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो आपको दोनों में अगर देखते हैं तो अशोक लेलैंड कंटिन्यू रखिए और अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिलेगा। 125 का एक स्टॉप लॉस डाल दीजिए और चलने दीजिए। ओके, तो एप्टस में कोई ऐसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो वहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ दिक्कतें बढ़ सकती हैं। आप चाहे तो निवेश को स्विच कर ले। अशोक लेलैंड शानदार गेन हो रहा है आपको, 37 का रेट्स तो हम देख रहे हैं कि 10 साल पहले के लेवल्स हैं, तो आप तब से होल्ड कर रहे हैं और उस दौरान आपने काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखा होगा स्टॉक में, लेकिन कन्विक्शन के साथ आप बने हुए हैं और उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। हमें क्वांटिटी तो नहीं पता चल पाई कि कितने शेयर्स हैं आपके पास, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्राइस टर्म्स में तो देखें अच्छा मुनाफा हो रहा है आपको। तो चाहे तो अपना निवेश एप्टस से निकालकर अशोक लेलैंड में लगा सकते हैं, कंपनी अच्छी है और आगे आपको ये और फायदा देखी जाएगी। अब आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल ले लेते हैं। ये फेसबुक पर हमें आया है जमशेदपुर से तुलसीदास जी का। कोल इंडिया है इनके पास और कोल इंडिया इन्होंने 100 के भाव पर लिए हुए हैं, करीब 200 शेयर्स, और यहाँ पर भी इनको अच्छा नुकसान हो रहा है, माफ कीजिएगा फायदा हो रहा है। 232 के आसपास ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है, तो काफी अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री ली है और उसका क्लियरली गेन इनको मिल रहा है। जब स्टॉक नीचे आ चुका था, टूट चुका था, तब इन्होंने यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश की। सुमित, आप सजेस्ट करिए कोल इंडिया में क्या करें? देखिए एंट्री लेवल तो काफी अच्छी है। मेरा सजेशन अभी भी रहेगा, अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिल्कुल आप होल्ड कीजिए। किसी को भी अगर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है तो एक लंबा नजरी के हिसाब से 200 का जो लेवल है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर कोई शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो मैं यहाँ पे 220 का एक लेवल जो है एज अ स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। अदरवाइज आप यहाँ पे होल्ड कीजिए। 6 से 12 महीने का नजरिया अगर है तो पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 260 का, दूसरा टारगेट रहेगा 280 का। तो बिल्कुल आप यहाँ पे बने रहिए और जो भी डिप मिल रही है वो यूटिलाइज कीजिए। ओके, ठीक है, तो कोई भी डिप मिले तो उसमें आप एवरेज करने की भी कोशिश कर सकते हैं। वैसे कोल इंडिया शानदार मुनाफा हो रहा है, अभी आप एग्जिस्टिंग पोजीशन के साथ भी बने रह सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल हमें भेजा है दिल्ली से। हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं राजेश जी। राजेश जी नमस्कार, किस टॉप पर सवाल है आपका, पूछिए। हाँ पूजा जी नमस्ते। पहले तो मैं आपको एक व्यक्तिगत बात कहना चाहूंगा। आप की शक्ल बिल्कुल हमारी बेटी से मिलती है, बिल्कुल हूबहू। इसलिए जब आप पहले चैनल को छोड़ के आए
तो हमने वो चैनल तभी से छोड़ दिया। मैं कहा भाई अपनी बेटी के चैनल को ही देखेंगे हम। तो इसके अलावा अब मैं महिंद्रा सीआईई के थैंक यू विषय सर। में अब हाँ, पूजा जी बोल रही है ना, मैं देख नहीं पा रहा हूँ टीवी एक्चुअली, तो मैं बाहर से ही बात कर रहा हूँ। जी जी अच्छा, तो उसके लिए जी जी बहुत जी बहुत मैं आशीर्वाद पूजा ही बेटा बोल रही हूँ। आपको। थैंक यू सो मच आपका जी। और अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। महिंद्रा सीआईई के मेरे पास 10,000 शेयर हैं, 200 रुपए के रेट पर लिए थे, और इसको समय की कोई सीमा नहीं है, वो मैं इसको बहुत लंबे समय तक रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुझे फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी नजर आ रही है, क्योंकि इसकी 37 जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ऑल ओवर वर्ल्ड। और अभी महिंद्रा ने 6% इक्विटी थी, उसमें से 3% इक्विटी इन्होंने बेच दी है, 3% रह गई है। तो जो ओवरहैंग था वो भी इसका निकल गया है। इसके अलावा जो सीआईई है वो उनके पास रह गया है। तो जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की कास्टिंग फॉर्जिंग का जो ये काम करते हैं, ये एक यूनिक काम है, और अब की बार राजेश जी, इसके रिजल्ट भी बहुत। जी जी राजेश जी, आपकी सवाल हमें मिल गया। थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए। और पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा रहा है, शानदार मुनाफा रहा है। सही समय पर आपने एंट्री ली, आपका जो प्राइस था वो डबल हो चुका है करंट लेवल से, तो उसके लिए पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। फंडामेंटली भी आपने प्रॉपर एनालिसिस करके यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश की और इस स्टॉक को आप लगातार कवर कर रहे हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। रवि, क्या सजेस्ट करेंगे? महिंद्रा सीआईई में शानदार गेन्स हो रहे हैं इनको यहाँ पर, और लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी बने रह सकते हैं, तो ये सिलेक्शन इनका सही है आगे के लिए भी, या फिर कुछ और भी सुझाव देंगे, कुछ और भी स्टॉक्स इनको सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है पूजा जी, इन्होंने जिस तरीके से आपको पहचाना उसी तरीके से स्टॉक को भी इन्होंने बहुत अच्छे से पहचाना है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी स्टॉक को इनको कंटिन्यू रखना चाहिए। लेकिन बस एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी कोई स्टॉक आपका डबल हो जाता है तो उसमें थोड़ा पैसा जो आपने जितने भी शेयर खरीदो उसमें से पार्शियल पैसा विड्रॉल समय पे कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टॉक ने हाई बनाया था 450 रुपए के पास का और वापस से 328 रुपए के पास आ गया था, अभी चल रहा है 411 रुपए। तो सजेशन यही होगा कि 440 के पास इसमें पार्शियल विड्रॉल जरूर कर लें, यानी कि लगभग 30 से 40% एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। नीचे आता है, आपने इसे स्टॉक की एनालिसिस करी रखी, नीचे आता है तो आप एक बार को फिर से आप एवरेज करने के लिए भी सोच सकते हैं और वापस एंट्री करके अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। तो आजकल स्ट्रैटेजिक निवेश करने पे आपको बेहतर मुनाफा मिलता है और इसीलिए ईटी स्वदेश जाना जाता है। तो मुझे लगता है कि आप फिलहाल ये स्ट्रैटेजी फॉलो करें। 440 430 एक बार आते हैं तो पार्शियल प्रॉफिट विड्रॉल जरूर करें। बिल्कुल, तो ये राय आपके लिए। चलिए कुछ चौथी तिमाही के नतीजों पर फोकस करते हैं। इंडियन होटल्स के नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं और नतीजों पर कंपनी के सीईओ पुनीत चटवाल से हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने खास बातचीत की। आइए आपको सुना देते हैं। हमारे साथ इंडियन होटल के सीईओ पुनीत चटवाल साहब जुड़ रहे हैं। जानते हैं कि कमाल और धमाल फिर इन्होंने अगले लास्ट क्वार्टर में करा और आने वाले क्वार्टर में क्या उम्मीद रखनी चाहिए। चटवाल साहब, बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। बेहतरीन नंबर आपने जो बोला था कर दिखाया है और सभी ब्रोकरेजेस आज कह रहे हैं कि इंडियन होटल ने इस बार छक्का मारा है, ऐसा छक्का मारा है कि बॉल स्टेडियम के बाहर पहुंच गई है। तो छक्का लगाने की आपकी बार बार आदत हो गई है सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने जो बोला था वो यही है कि वी प्रॉमिस और वी डिलीवर। तो जो अब गाइडेंस दी है उसमें तो डिलीवरी आनी चाहिए। तो गाइडेंस भी केयरफुली दी जाती है, सोच समझ के, और डिलीवरी भी। बट ये है कि आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है ब्रोकरेजेस को, इन्वेस्टर्स को, कि जो ये लोग कहते हैं वो करते भी हैं। एंड अगर बीच में कोई बाधा भी आती है तो उसको हम किसी ना किसी तरीके से सरकमवेंट करके आगे बढ़ते रहते हैं। चटवाल साहब, होटल इंडस्ट्री एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है। 2 साल अच्छे होते हैं, 3 साल खराब होते हैं, फिर 2 साल अच्छे होते हैं, फिर 3 साल खराब होते हैं। तो ये सिक्लिकलिटी इस होटल इंडस्ट्री में इस बार हमें क्यों नहीं दिख रही है? नहीं, सिक्लिकलिटी तो रहेगी इंडस्ट्री में, जैसे आपने बोला, पर इतना नहीं होता कि 2 साल अच्छे और 3 साल खराब। कभी कभी मोस्टली तो ऐसा होता है कि 3-4 साल अच्छे होते हैं और फिर 2 साल खराब। बट हमने ये सिक्लिकलिटी को चेंज करने की कोशिश की है
अपने बिजनेस में वॉलेटिलिटी को कम करने की कोशिश की है। दैट इज वाई हमने ये 50-50 बैलेंस पोर्टफोलियो की गाइडेंस दी थी कि हमारे ओनरशिप ऑन लीज में 50% और 50% हमारे होंगे मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और फी बेस्ड बिजनेस पे। उसके साथ हमने नए बिजनेसेस लॉन्च किए जिसमें हाई मार्जिन होता है, तो उससे वॉलेटिलिटी कम होनी चाहिए और साइकिल की लेंथ बढ़नी चाहिए ताकि आप देर से साइकिल में नीचे जाएं और जल्दी से ऊपर आए। और जब आप ऊपर हैं तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज का भी बेनिफिट मिल रहा है और एसेट लाइट का भी बेनिफिट मिल रहा है। तो उससे आपके मार्जिन्स एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं कि अगर अगर समय खराब भी हो तो यू आर नॉट आउट ऑफ पॉकेट या आपको लॉस नहीं होना चाहिए। तो आपका ये मानना है कि भाई एक 2022-23 में जो ट्रेंड था अप साइकिल का, वह 12 से 18 महीने मिनिमम रहेगा या उससे ज़्यादा भी एक्सटेंड हो सकता है? मेरे ख्याल जो ट्रेंड है वो कम से कम 3 साल और रहेगा। और ओनली अ ब्लैक स्वॉन इवेंट, एक कोविड टाइप अगर कोई चीज हो या जियोपॉलिटिकल कुछ चेंजेस आए, बट नॉर्मली जो फंडामेंटल जो होता है हमारे बिजनेस में वो एक डिमांड और सप्लाई का है। तो डिमांड स्ट्रांग है, सप्लाई कंस्ट्रेंड है, रिस्ट्रिक्टेड है, बिकॉज पिछले 3 साल में इतने होटल्स तो बने नहीं। तो इसलिए ये जो ट्रेंड है आने वाले 3 साल तक मेरे को जो दिखता है स्ट्रांग ही रहना चाहिए। तो 2 साल के ट्रेंड के अंदर में हमने देखा कि इंडियन होटल की प्रॉफिटेबिलिटी में 4 चांद लगे हैं। अगर ये ट्रेंड 3 साल और चल जाएगा तो फिर तो एकदम जैसे कहते हैं ना कि प्रॉफिट छप्पर फाड़ के हो जाएगा। देखिए ऐसा है निकुंज जी, अगर ऐसे चलता रहे तो वी आर हैप्पी। हमारा यही है कि हमारे को डबल डिजिट टॉप लाइन ग्रोथ करनी है और डबल डिजिट बॉटम लाइन ग्रोथ करनी है, ये हमारी गाइडेंस है। और जो हमने बोला है 300 होटल और 500 आमा एंड 100 ताज भी हो गए, हमने कुछ ही दिन पहले अनाउंस किए, तो 100 जिंजर भी हो जाएंगे। तो ये स्केलिंग अप ऑफ ब्रांड्स, इनको स्टेबलाइज करना, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी लाना, ये इस पे मैनेजमेंट का फोकस था, है और आगे चल के भी रहेगा। और जब आज हम जो बातचीत कर रहे हैं, मुझे इस क्वार्टर में भी कुछ ऐसा नजर नहीं आता कि व्हाट इज सो डिफरेंट, कि ऐसा कुछ चेंज हुआ हो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से। तो अप्रैल इज स्ट्रॉन्गर देन अप्रैल ऑफ लास्ट ईयर। तो एंड मई में भी बिजनेस ऑन बुक्स इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। वेडिंग सीजन की बुकिंग्स तो पहले आ जाती हैं, तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है पूरे साल के लिए। तो आई थिंक ये ट्रेंड ऐसे ही चलेगा। आपने बड़ी अच्छी बात बताई अभी चटवाल साहब की आपका जो दिसंबर महीना था 2022 में, इट वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट दिसंबर। आपका जो जनवरी फरवरी का मार्च का क्वार्टर था, इट वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर। और आप बोल रहे हैं जो आपका अप्रैल अभी चल रहा है, इट कुड बी द बेस्ट अप्रैल एवर। ठीक, ये अभी तक और आज ऑलरेडी ऑलमोस्ट 4 हफ्ते हो गए हैं अप्रैल में। तो इसमें कहना ये सही होगा कि अप्रैल लास्ट ईयर वाज वेरी गुड, बट अप्रैल दिस ईयर इज बेटर देन लास्ट ईयर। तो इसलिए आई डोंट सी एनी, मतलब मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई चेंज आएगा, बिकॉज द फंडामेंटल जो है डिमांड स्ट्रांग है और सप्लाई लिमिटेड और लिमिटेड रहेगी। एंड लास्ट ईयर भी हमें बूस्ट मिला था सेक्टर को, बिकॉज आईपीएल से शुरुआत हुई थी, इस साल भी आईपीएल से शुरुआत हुई है। कैलेंडर ईयर में लास्ट ईयर वर्ल्ड कप हॉकी से शुरुआत हुई थी, इस साल भी वर्ल्ड कप हॉकी से। और जब हम दिसंबर के पास पहुंचेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर विल बी पीकिंग इन G20, विल हैव वर्ल्ड कप क्रिकेट। तो हर चीज से बूस्ट मिलना चाहिए सेक्टर को। नमस्कार, मार्केट गपशप में आपका स्वागत है। आज हमारा फोकस ऐसे सेक्टर पर है जो लंबे समय तक इस देश की ग्रोथ का इंजन रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर की, जो आज़ादी से पहले लेकर 80 के दशक तक देश का सबसे चमकता हुआ सेक्टर था। लेकिन बाद में दूसरे सेक्टर के उभरने से टेक्सटाइल कंपनियों की चमक कम हो गई। लेकिन अब भी ये कंपनियां एक्सपोर्ट और रोजगार के मामले में बड़ी अहमियत रखती हैं। हाल के दिनों में टेक्सटाइल शेयरों में अच्छी तेजी बनती हुई दिखी है। इसलिए आज बेहद हल्के फुल्के अंदाज में हम समझेंगे कि इस सेक्टर की क्या है बारीकियां, क्या है मौके, और हाल फिलहाल हमने कई शेयरों को चलते हुए देखा है।
और उस पर भी हम एनालिसिस करेंगे। मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे और आगे हमारे साथ वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के विनीत बोलंजकर भी जुड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि टेक्सटाइल शेयरों में कितने मौके हैं और उसमें अगर हम सेगमेंट वाइज बांट लें, बिकॉज 4-5 मोटा मोटी सेगमेंट्स हैं, वहां पर आपके लिए कहां पर मौके बनते हुए दिखेंगे। लेकिन शरद, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। पहले तो बहुत शुक्रिया आज आपका इस शो में, मार्केट गपशप में। बिल्कुल हम गपशप करेंगे शरद। और देखिए, जीने के लिए ना 3 चीजें जरूरी हैं। कहा गया है रोटी, कपड़ा, मकान। कपड़ा दूसरे नंबर पर है। और आपको पता है कि देश की पहली टेक्सटाइल कंपनी कहाँ शुरू हुई? शायद मुंबई में ही हुई है अभी। नहीं, मुंबई में तो बड़े लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता था। क्योंकि हम कह रहे हैं कि बॉम्बे में सारे मिल्स रहते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा था कि पूरा टेक्सटाइल का एक सेटअप है। ऑफ कोर्स अब तो मिल्स रहे नहीं। हम अभी जहाँ पर खड़े हैं शरद, ये टेक्सटाइल की कंपनियों का हब था, मिलों का हब था, और एग्जैक्टली उसी जगह पर हम खड़े हैं। लोअर परेल जो जगह है ये। लेकिन जो पहली कंपनी खुली वो कलकत्ता में खुली 1818 में, आपके शहर में। जी बिल्कुल। उसका नाम क्या था? नाम तो उसका नहीं पता शरद, लेकिन 1818 में खुली थी। सोचिए, 5 साल पहले। उसके बाद 1850 के आसपास फिर मुंबई में बड़े स्केल पर प्रोडक्शन शुरू हुआ और यहाँ पर फिर कारोबार बहुत फला फूला। लेकिन हाल फिलहाल शरद हम देख रहे हैं कि बड़ी रौनक है टेक्सटाइल स्टॉक्स में, और खास तौर से जो होम टेक्सटाइल वाली कंपनियां हैं वहां पर तो अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए दिखे हैं। आप ये बताइए कि अभी अगर हम ट्रिगर्स की बात करें जो टेक्सटाइल को और जो मजबूत करेंगी, आपको क्या लगता है कि वो ट्रिगर्स क्या बनते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल। आप जो ओवरऑल ट्रिगर्स देखें तो जो ग्लोबल डिमांड में ऑफ कोर्स थोड़ी सी पेन ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे जो कमेंट्रीज आ रही है कंपनीज़ की वो बहुत पॉजिटिव आ रही है। और उनके जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स थे जो लगभग 60 से 70% हो गए थे, अब एक्सपेक्टेशंस है, अनुमान है कि वो जो है बढ़ जाएंगे आगे जाते हुए। जो डिमांड की जो ऑर्डर्स थी वो पहले पॉज कर दी गई थी, अब जो है धीरे धीरे जो है बड़े ऑर्डर्स वो वापस आने लगे हैं। एंड ऑफकोर्स एक आप कह सकते हैं सप्लाई डिमांड का एक मिसमैच होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अगर थोड़ी सिंप्लीफाई करें तो अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं जो डीलर्स होते हैं वो जो जिस दाम पे वो खरीदते हैं आपके रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स, उसमें चेंजेस आती है तो फाइनल प्राइसेस में भी वो इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऑफ कोर्स इन्वेंट्री में डी स्टॉकिंग होती है, तो वो एक कारण बनता है। लेकिन अब जो है मोस्ट ऑफ द टेक्सटाइल प्लेयर्स उनकी इन्वेंट्री डी स्टॉकिंग लेवल जो है अब फैग एंड में आ चुकी है, मतलब पूरी एंड के तरफ आ गई है। तो अगर आपका इन्वेंट्री लेवल ठीक रहता है, डीलरशिप लेवल पे ठीक रहता है, और अगर डिमांड दोनों साइड आता है तो सारे प्लेयर्स जो होते हैं टेक्सटाइल वैल्यू चेन की, सबको बेनिफिट पड़ता है। लेकिन शरद, आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी देखिए गर्मियाँ जोर शोर से शुरू हो गई हैं और इस बार का अनुमान है कि अल नीनो का इफेक्ट रहेगा, बहुत तेज़ गर्मी पड़ने वाली है। आपने उसकी तैयारी की है कुछ? जी बिल्कुल। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इसके कारण जो है हौजारी स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिली है। Exactly. आप देख लीजिए, अगर आप लेदर प्रोडक्ट्स ले तो आप जूते ले लीजिए, अगर आप कपड़े लिए तो आप देख लीजिए रेमंड ले लीजिए, अगर आपका टाई है तो आप देख लीजिए ज़ोडियाक हुआ, शर्ट्स हुआ तो रेमंड की बात है, और बाकी सब अंदर की बात आपने सही कही। तो उसके कारण अंदर की बात है, उसके कारण भी हौजारी स्टॉक्स में जो एक अच्छी तेज़ी देखने मिली। अब याद रखिए यहाँ पे भी प्राइमरी डीलर्स सेल्स जो होती है उसमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली है, तो उसमें जो है एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है। शरद देखिए, ठीक ठाक अगर हम बात करें तो मोटा मोटी 4-5 सेगमेंट्स हैं। एक तो कॉटन हो गया, ठीक है, दूसरा जूट प्रोडक्ट वाले हो गए, होजरी वाले हो गए। अगर हम ये देखिए, ये आंकड़े भी चल रहे हैं कि टेक्सटाइल शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा है। नितिन स्पिनर्स में 11% का, वर्धमान टेक्सटाइल में जो कि यार्न बनाने वाली कंपनी है, नहार स्पिनिंग जो कि स्पिनिंग वाली कंपनी है, ये भी यार्न बनाती है, यहाँ पर 20% के आसपास की तेज़ी है। तो तमाम जो स्टॉक्स हैं वहां पर हमने तेजी होते हुए देखी है। वेल्सपन इंडिया, इंडो काउंट, ट्राइडेंट, हिम्मत सिंह का सीड, ये होम टेक्सटाइल वाली कंपनियां हैं। हाँ, लेकिन तो यहाँ से तेजी, हाँ एक चीज बताता हूँ, ये होम टेक्सटाइल कंपनीज कहते तो होम टेक्सटाइल कंपनीज है, लेकिन जो एक्सपोर्ट होता है वो होम में नहीं होता है, वो बाहर होता है। 70 से लेकर 90% तक तो इनका एक्सपोर्ट बाहर से ही है। और इनका अगर कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स देखें तो बहुत स्ट्रांग है। पिछले जो अगले 2 साल 3 साल में अनाउंसमेंट्स किए गए हैं, अब जो इनके कैपेसिटीज़ देखा जाए तो 2 गुना से लेकर 4 गुना तक बढ़ने वाले, और ये बड़े प्लेयर्स की मैं बात कर रही हूँ। और इस तो इस पर और बता दें, बट दर्शकों को एक मैं छोटी सी जानकारी दे दूँ, वो ये है कि वेल्सपन इंडिया जिसका जिक्र शरद कर रहे थे, वेल्सपन इंडिया, आपने विंबलडन के मैचेस देखे होंगे, वहां पर जो टॉवल्स यूज होते हैं शरद, वो वेल्सपन इंडिया सप्लाई करती है। सोचिए कितने गर्व की बात है ये। जी बिल्कुल। अब विंबलडन भी जो है अभी आने वाला ही है, इसका नया वर्जन आने वाला है विंबलडन का, और इतने सारे प्लेयर्स रहते हैं, इतने सारे मैचेस होते हैं। आपको पता है विंबलडन का लगभग अब 6 कोर्ट रहता है मेन कोर्ट के अलावा,
अब आप सोचिए कितने तौलिया के यूज़ होने वाले हैं। ऑफ कोर्स विंबलडन एक है, उसके अलावा भी 3 और ग्रैंड स्लैम्स हैं। तो ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं कि हमारी जो मूवमेंट है, बेडशीट्स भी, अब सिर्फ टॉवल ही मत पकड़िए, बेडशीट्स भी पकड़िए, और इसका भी बहुत बड़ा डिमांड है। ऑफ कोर्स बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर है, वॉलमार्ट। के अलावा कौन बेडशीट्स बनाता है शरद? जी बिल्कुल, उसमें जो है वेल्सपन के अलावा जो है आप कह सकते हैं KPR मिल्स और ये कंपनीज़ के भी जो अलग अलग ब्रांड्स हैं जो आपके बेडशीट्स बनाते हैं। लेकिन बेस्ट जो बड़ा प्लेयर है वो आपका वेल्सपन इंडिया ही है, और उनके वो ब्रांड में जाता है। एंड ऑफ कोर्स अनलिस्टेड स्पेस में भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जो है आपको देखने मिलता है बेडशीट्स में। ठीक है, तो भारत से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को, यूरोपीय यूनियन को, UK जैसे देशों को। और अगर हम बिक्री के हिसाब से बात करें तो ये 5 कंपनियों की लिस्ट हमारी स्क्रीन पर है। अरविंद, ट्राइडेंट, आलोक इंडस्ट्रीज, वेल्सपन इंडिया और रेमंड, ये बिक्री के हिसाब से। लेकिन जो ही मार्केट कैप की बात करेंगे थोड़ी तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि पेज इंडस्ट्रीज का करीब 44,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, और उसकी भी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर। KPR मिल, ट्राइडेंट, रेमंड और वेल्सपन इंडिया, ये 5 सबसे बड़ी कंपनियां हैं। शरद, अगर हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की बात करें, दुनिया में हम दूसरे नंबर पर हैं, क्या कमाल की बात है नहीं? ये तो ग्रोथ बहुत स्पेशल है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि ऑफ कोर्स बहुत सारे और टेक्सटाइल नेशंस होते हैं साउथ ईस्टर्न एशियन इकोनॉमीज़ में, लेकिन हमारा जो एक चाइना +1 फैक्टर होता है, यूरोप 1+ फैक्टर होता है, अब साउथ एशिया +1 फैक्टर भी आ रहा है हमारे पास। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो हमारी जो टोटल सप्लाई इशूज़ जो है, अगर वो क्लियर हो जाती है तो लंबे अवधि के लिए एक्सपोर्ट के लिए तो बहुत अच्छा मार्केट बन जाता है। और ऑफकोर्स अगर आप देखें सूरत के मार्केट से, कभी भी आप सूरत गए या आप बॉम्बे के कुछ एरियाज़ में मिल से ओनर से बात करें, और यहाँ पे भी 2-3 बड़े कपड़े के बाजार हैं, तो वहाँ पे जब आप बात करेंगे तो वहाँ पे लगेगा कि अब जो है वो एक्सपोर्ट के फ्लेवर वापस आ रहे हैं। बड़े ऑर्डर्स के भी जो है रिक्वेस्ट आने लगे हैं। अच्छा शरद, आपको पता है टेक्सटाइल के मामले में बांग्लादेश छोटा सा देश है, लेकिन हमें कड़ी टक्कर देता है एक्सपोर्ट के मामले में। और यहाँ से अगर उनको हम कपड़े एक्सपोर्ट करते हैं अनस्टिच्ड, और वो कपड़े बना के पूरी दुनिया भेजते हैं, तो उसमें बांग्लादेश हो गया, उसमें वियतनाम हो गया, ये बड़े प्लेयर्स हैं। और अभी श्रीलंका भी घुस चुका है इस लिस्ट में, श्रीलंका भी आ गया है। तो दरअसल 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं टेक्सटाइल के स्पेस में। कुछ बड़ी कंपनियों के नाम आप जानते हैं, लेकिन एक स्पिनिंग वाली कंपनियां हो गई जो कि धागे बनाती हैं। एक धागे के बाद जो अगली प्रक्रिया है कपड़े बनाने वाली कंपनियां होंगी, वो कपड़ा बनाती हैं। बाकी फैशन रिटेल वाली कंपनियां होंगी, जैसे कि अरविंद फैशंस हो गया। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि रेमंड भी उस कारोबार में है, जिसको लेकर आज खबरें भी काफ़ी गर्म हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स रेमंड की तो रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है, जहाँ पे कंज्यूमर केयर बिजनेस को जो है डीमर्ज कर दिया जाएगा। ऑफ कोर्स उन्होंने गोदरेज कंज्यूमर को बेचा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनकी उस सेगमेंट जो है अभी परफॉर्म अच्छी नहीं कर रही है। रियल एस्टेट सेगमेंट अभी ज़्यादा परफॉर्म कर रही है। लेकिन जब हमारी डिस्कशन टेक्सटाइल पे है, इस पे हम फोकस करके इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बहुत सारे मीडियम फॉर्मेट के स्टोर्स हैं, अभी रिटेल के बारे में मैं बात करूँगा। जब भी आप कोई Tier 2 सिटी में गए, मैं पिछले हफ्ते पुणे गया था, वहाँ पे जूडियो करके फॉर्मेट था ब्रांड, वहाँ पे मैं जो भी कोने में जा रहा हूँ वहाँ पे जूडियो फॉर्मेट के चल रहे। फिर बाद में पता चला जूडियो ब्रांड है किसका, पता चला वो ट्रेंड का है। सो बाद में पता चला जो मिड लेवल सेगमेंट के आप कह सकते हैं दुकान, वहाँ पे बहुत अच्छी मूवमेंट देखने मिल रही है। अच्छी मूवमेंट से और ट्रेंड निकल के आ भी रहा है। और ख़ास तौर से होम टेक्सटाइल, जो कि टॉवेल्स, बेडशीट, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कंपनियां बनाती हैं, उनके शेयर ज़्यादा चले हैं। लेकिन आगे मौके किस तरह से बनेंगे? हालांकि ये दुनिया भर में एक आशंका ये भी है शरद कि थोड़े से ना मंदी वाले सेंटिमेंट्स हावी होते हुए दिख रहे हैं, हल्की हल्की ये गहराते जाते हैं। तो होता क्या है कि जब इस तरह की चिंताएं होती हैं, सबसे पहले इंसान क्या करता है, कपड़ा खरीदना कम कर देता है। कितनी बड़ी ये टेंशन है। और यूरोप में सेंटिमेंट्स में थोड़े से सुधार का, क्योंकि हमने देखा था कि लास्ट ईयर बड़ा चैलेंजिंग गुजरा, क्या वहाँ से डिमांड फिर से निकल के आएगी? क्योंकि भारत बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है यूरोपियन कंट्रीज़ को। विनीत बोलिंजकर वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आज मार्केट गपशप में आपका स्वागत है। आइए गपशप करते हैं आपके साथ। आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि जो टेक्सटाइल स्पेस में या फिर ये पूरा कपड़ा यार ये बनाने वाली जो कंपनियां हैं, यहाँ तेज़ी तो हमने हाल फिलहाल देखी है। आपको लगता है कि चूंकि इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ी सी कम हुई है, हमने देखा कि कॉटन को लेकर भी थोड़ी सी प्राइसेस कम हुए, उसका भी इनको फ़ायदा मिल रहा है, अच्छे स्पेस में है ये, लोगों के लिए क्या मौके बन सकते हैं? आपको लगता है ऐसा? नहीं, हमें लगता है कि टेक्सटाइल स्पेस बहुत ही स्वीट स्पॉट में है। इसमें हमें थोड़ा सा है ना इंटरनेशनल मार्केट्स की ओर ध्यान देना चाहिए। आप देखिए टर्की होम टेक्सटाइल्स में है, पाकिस्तान टेक्सटाइल्स में है, बांग्लादेश है, ये तीनों नेशंस में प्रॉब्लम है।
चौथी चीज अगर हम ले चाइना को, तो चाइना को अवॉइड कर रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड। और हालांकि वेस्टर्न वर्ल्ड में डिमांड कम हुई है, इंडिया ने अपना मार्केट शेयर काफी अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। एंड अभी जो डिक्लाइन आ रही है इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स में, तो हमें लगता है कि टॉप लाइन ज्यादा बढ़ेगी नहीं। उससे क्या होगा, डोमेस्टिक डिमांड इंप्रूव होगा एंड कॉटन प्राइसिंग कम होने के कारण एबिटा मार्जिन एक्सपैंड होंगे और ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में हमारा जो डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अपने मार्केट शेयर गेन्स बहुत बेहतरीन है इन द होम टेक्सटाइल्स एंड इवन द बेडशीट स्पेस में। तो हमें लगता है कि कीपिंग दिस इन माइंड और गारमेंटिंग इंडस्ट्री, इसमें काफी तेजी आने वाली है। तो हमें लगता है कि अरविंद टेक्सटाइल्स जो फुली इंटीग्रेटेड प्ले है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। वी लाइक केपीआर मिल्स, गोकुलदास भी अच्छा है एंड स्पिनिंग एंड वीविंग इंडस्ट्री में हमें वर्धमान टेक्सटाइल्स बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये 4-5 नाम विनीत जी ने शेयर किए जो उनको पसंद आ रहे हैं। इंटीग्रेटेड प्ले है, अरविंद का नाम लिया। निश्चित तौर पर बिक्री के हिसाब से अगर आप अरविंद को देखेंगे शरद, तो सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड प्लेयर क्या होता है, जरा एक बार बताएंगे अभिषेक जी हमारे दर्शकों को, इंटीग्रेटेड क्या होता है ये प्लेयर? ये शरद तो आपका काम है। ठीक है, तो मैं ही बता देता हूँ। इंटीग्रेटेड प्लेयर ये होता है जो सारे प्रोसेस में, जो आप कह सकते हैं टेक्सटाइल की पूरी एक वैल्यू चेन होती है, उसमें जो है ऑफ कोर्स अगर आप सब पूरी चीज़ करती है, अब उसके कारण क्या होता है, आपके कॉस्ट बेनिफिट मिलती है, मार्जिन हमेशा अच्छा रहता है और आप एक इंडस्ट्री लीडिंग प्लेयर रहते हैं। तो कोई भी सेक्टर में आप देखते हैं एक टाइप से इम्प्रेसिव ट्रिगर्स देखने मिल रहे हैं, तो ये कंपनीज अच्छे कैपिटलाइज कर पाते हैं। इकोनॉमिक्स जो स्टूडेंट हो गए ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ते हैं। जी बिल्कुल, तो शायद उसके जरिए इसको आसानी समझ लेंगे। जी बिल्कुल, और इकोनॉमिक स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं, जी आप कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं, सब कुछ अगर आप ही करते हैं तो आपको ज़्यादा वो टेंशन की बात लेकिन नहीं है। ये सिर्फ बड़े दिग्गज प्लेयर ही कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स इसमें भी जो है रिसर्च करनी पड़ती है कि कौन से स्मॉल कंपनीज है जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स केपीआर मिल भी है जो पूरी तरह कर रहे हैं, तो इसको जरूर अपने केपीआर मिल का विनीत ने नाम भी लिया। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, तो इसको जरूर विनीत के पास हम फिर से लौटेंगे थोड़ी देर में और जानेंगे कि वैल्यूएशन के लिहाज से शरद कौन सी कंपनियां अट्रैक्टिव हैं। हालांकि हमने होजरी वाले स्पेस में बहुत मूवमेंट देखे हैं, बट वो क्या है ना कि सीजनलिटी वाले इफेक्ट कई बार होता है उसमें, तो उसको भी समझेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा जो रॉ मटेरियल है कॉटन, जिसका कि भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है दुनिया में, उसका आउटलुक क्या कहता है प्रोडक्शन को लेकर, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ गए हैं। विश्वमोहन, आप कमोडिटीज को बहुत अच्छे से कवर करते हैं और कॉटन की चर्चा हो रही है, बिना कॉटन के तो कपड़े की बात ही अधूरी है। आप बताइए आउटलुक क्या है यहाँ से आगे के लिए? ग्लोबल उत्पादन की बात करें तो इस साल उत्पादन पिछले साल के मुकाबले बेहतर रहने का अनुमान है, लेकिन जो डिमांड की स्थिति है, जैसा आप लोग चर्चा कर भी रहे थे कि ग्लोबल ग्रोथ की चिंता है, ग्लोबल स्लो डाउन की वजह से यूएस जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन का एक्सपोर्टर है, वहाँ के जो नंबर आ रहे हैं वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं और वो लगातार वीक ऑन वीक कमज़ोर होते जा रहे हैं। अब मेजर फैक्टर चाइना है, चाइना से किस तरह की डिमांड रहती है। और भारत की अगर बात करें तो यहाँ का एक कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो रिपोर्ट आ रही है उत्पादन को लेकर, वो काफ़ी कम है। हालांकि मिल अभी भी यहाँ पर जो कैपेसिटी के यूटिलाइजेशन की अगर बात करें तो 70 से 75% यूटिलाइजेशन उनके कैपेसिटी हो रही है और दाम 6 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गए हैं। तो अब लग रहा है कि मिलों के लिए ये अच्छा मौका है कि वो एक्यूमुलेट करे, स्टॉकिंग करे, अपने रॉ मटेरियल की खरीदारी करे, क्योंकि दाम इंटरनेशनल मार्केट में घट रहे हैं। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में उत्पादन काफ़ी कम होने वाला है, जो 2 दशक में सबसे कम उत्पादन हो सकता है अगर सीआई के डेटा पर अगर आप भरोसा करें तो, क्योंकि हालांकि डेटा वो लगातार कम करते भी जा रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भारत जो पहले नेट एक्सपोर्टर हुआ करता था, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, अब नेट इंपोर्टर इस साल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन अगर कम होंगे तो डेफिनेटली इंपोर्ट पर निर्भरता ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन एक और अच्छी बात है कि किसानों के पास स्टॉक अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल उन्होंने रिकॉर्ड भाव देख लिया था। अब उन्हें लग रहा है उस भाव के इंतजार में वो माल निकाल नहीं रहे हैं और इस उम्मीद में बैठे हैं कि भाव आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद वो माल बेचेंगे। तो देखते हैं, अगर किसानों की आवक तेजी से बढ़ी तो डेफिनेटली भाव यहाँ पर दबाव बनेगा और इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी गिरावट आ ही चुकी है। तो ये सारे फैक्टर्स पे मिलों की नज़र है, फिर उसी वजह से वो पूरी कैपेसिटी के साथ अभी काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर और भाव गिरते तो डेफिनेटली उनके लिए आगे अच्छी खबर हो सकती है। ठीक है, तो कॉटन कीमतों में हमने नरमी देखी है, हालांकि
उत्पादन को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हैं, लेकिन स्टॉक काफी ज्यादा है। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज विश्व जी ने बताया। मुझे भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने कहा कि अगस्त के महीने में जो था दाम लगभग 1 लाख रुपए था प्रति कैंडी, और अब जो है लगभग 60,000 के बीच आ रहा है मार्च के महीने में। मुझे लगा ये है क्या कैंडी, मुझे लगा कि ये खाने का चीज़ है। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये कैंडी होता है आपके जो कॉटन को मेजरमेंट करने के लिए, तो गांठ बोलते हैं उसको हिंदी में। जी बिल्कुल। तो वो गांठ 356 केजी का है। तो एक गांठ 356 केजी का अभी जो भाव है 62,000 रुपीज का चल रहा है। कॉटन कैंडी भी कोई चीज होती है? जी बिल्कुल, कॉटन कैंडी तो होती है, बुढ़िया का बाल उसे हम कहते हैं। जब आप बचपन में कोई मेला में गए होंगे तो आप देखे होंगे जरूर। हमने भी खाया, आपने भी खाया होगा शरद। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इसको ऑफ द रिकॉर्ड हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन पूरी टेक्सटाइल में चिपक जाती है। विनीत जी का बहुत बहुमूल्य समय हम ले रहे हैं। विनीत जी आपके पास लौटेंगे। हमने ये समझ लिया कि देखिए यहाँ पर सप्लाई को लेकर कोई ज्यादा कंसर्न्स है नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा अभी भी स्टॉक बचा हुआ है। अगर मैं आपसे वैल्यूएशन के लिहाज से पूछूं कि कौन सी कंपनियां बहुत ही स्वीट स्पॉट में हैं, जहां पर यहां से फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, तो आपके लिहाज से आपकी नजर में वो 3-4 कंपनियों की लिस्ट कौन सी है, जरा वो शेयर कर दीजिए। सबसे सस्ता है, 3.2 टाइम्स EV बाय EBITDA है। हमें लगता है कि ये जो करंट प्राइसिंग है यहाँ से 40-50% का आपको मुनाफा दे सकता है। दूसरा स्टॉक हमें KPR मिल्स में भी अभी तेजी लगती है, एंड वर्धमान टेक्सटाइल्स भी काफी सस्ता है, और हमें लगता है कि इसमें भी एक 35 to 40% की अपसाइड मिल सकती है। ठीक है, तो ये 2 स्टॉक्स का नाम लिया, वर्धमान भी फोकस में रहेगा। लेकिन शरद, आपको पता है कि ये जूट वाला भी जो सेगमेंट है ना, जिसके हम कई बार ना स्टॉक्स चलते हैं 15-15, 20-20%, लुडलो, ग्लॉस्टर, शेविएट, ये भी अगर कैटेगरी में बांट दें तो टेक्सटाइल का हिस्सा ही है। जी बिल्कुल, जूट की है। गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। गोल्डन फाइबर है, और मैं तो बंगाल से आता हूँ, मुझे पता है जूट कितना अहमियत है उस एरिया में। लेकिन हाँ, ये 3 स्टॉक जो आपने नाम लिया, ग्लॉस्टर, लुडलो, शेविएट, ये हमेशा न्यूज़ पे रहते हैं। और हाल ही में जो है MSP प्राइजेस में भी जो है एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया था। एंड ऑफ कोर्स याद रखिए, जूट स्टॉक्स तभी चलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हमने देखा है हिस्टोरिकली स्पीकिंग, जब जो पैकेजिंग का जो एक टाइप से ऑल्टरनेटिव होता है, जहाँ पे जूट पैकेजिंग अनिवार्य हो जाता है या जूट पैकेजिंग के कंपोनेंट बढ़ जाते हैं, तो उसके कारण जो हम लोग देखते हैं बहुत दिन में ये सारे स्टॉक्स जनरली ये लो फ्लोट स्टॉक्स रहते हैं और कैश के स्टॉक्स रहते हैं, वॉल्यूम बहुत कम रहते हैं। तो जिस दिन आप देखते हैं 10%, 16%, 20% भागा, तो फिर अगले दिन देखते हैं कि कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ये इन स्टॉक्स पे ज़रूर ऑफकोर्स मूवमेंट पे तो ऑफकोर्स एक कॉशन ज़रूर रहेगा, लेकिन जो न्यू स्पेसिफिक स्टॉक में मूवमेंट्स आती है, ये जनरली यही दोनों चीज़ पे रहती है। एक MSP पे रहेगी और दूसरा रहेगा अगर कोई पैकेजिंग के ऊपर कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट आया तो, क्योंकि जूट इज़ अ सस्टेनेबल पैकेजिंग, तो यहाँ पे जो है बेसिकली बायोडिग्रेडेशन या ESG इन्वेस्टिंग कहते हैं, तो उस पर जूट का फ्लेवर आता है। अच्छा शरद, आप पूछ रहे थे ना कैंडी क्या है, तो एक कैंडी में, कैंडी और गांठ हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं दर्शकों के लिए भी, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। एक कैंडी में होता है 356 किलो और एक गांठ में होता है 170 किलो। ओह, बेसिकली आधा। अच्छा, तो आप कैंडी से कंफ्यूज मत कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब कैंडी को भी शेयर कर लेंगे आधा आधा, तब आपकी एक गांठ बन जाएगी। विनीत जी, एक और जो सेगमेंट है जो होजरी वाला, वहां पर भाई हम हाल फिलहाल देख रहे थे, हालांकि अब ये कहा जा रहा था कि फेस्टिवल वाली वहां पर बाइंग चल रही है, ईद वाली, और सारे के सारे स्टॉक्स बहुत जोर से चले थे, चाहे वो लक्स हो, डॉलर इंडस्ट्रीज हो, रूपा हो, सारे के सारे स्टॉक्स चल रहे थे। वहां पर पेज सबसे बड़ा लीडर है, इनफैक्ट मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी है। आपको इनमें कोई शेयर पसंद है या फिर ये ट्रेडिंग बेट्स होते हैं, इसको ज्यादा होल्ड करके भरोसा आप नहीं कर सकते? में ना लीडर के साथ जाना ही अच्छा है, दैट इज पेज इंडस्ट्रीज। तो आपको लगेगा कि पेज इंडस्ट्रीज एक्सपेंसिव स्टॉक है, लेकिन हमें लगता है कि इनकी जो ब्रांडिंग और इनके जो एथलेजर सेगमेंट और इनके जो नए फोरेज है इनटू गारमेंट्स, वो काफी बेहतरीन प्रोडक्ट्स है। मैं खुद इस्तेमाल किया एंड आई एम वेरी हैप्पी विद देम, और हमें लगता है कि इनमें काफी अच्छी ग्रोथ आएगी। दूसरी चीज क्या है कि इन्होंने खुद के EBOs सेटअप किए हैं, खुद के ब्रांडेड स्टोर्स है, तो इनके सेल्स काफी बहुत एग्रेसिवली बढ़ रहे हैं, और हमें लगता है कि यही स्टॉक में निवेश करना चाहिए और आपको इसमें से काफी अच्छा मुनाफा मिल जाएगा ये रेट से भी।
और विनीत, मैं शरद हूँ और एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके जो रिटेल स्टॉक्स है, एपरल रिटेल स्टॉक्स, यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स डोमेस्टिक कंजम्पशन लेवल्स पे जो है थोड़ी क्वेश्चन ज़रूर उठे हैं, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री स्ट्रेंथ देखने मिली है। तो इसमें आप कह सकते हैं रिटेलर्स में कौन से आपके स्पेसिफिक जो है पिक्स लग रहे हैं? अगर आप आदित्य ABFRL ले, ट्रेंड ले, शॉपर स्टॉप ले, तो यहाँ पे कंजम्पशन ट्रेंड्स क्या दिख रही है? आपके चैनल चेक्स क्या बता रहे हैं? आपको क्या लगता है क्या अच्छी होनी चाहिए निवेश के लिए? तो हमें लगता है कि ट्रेंड इज द बेस्ट बाय इन दिस सेगमेंट। और ट्रेंड की जिस तरह से ग्रोथ है, स्टोर्स रोल आउट है, और इन्होंने जैसे सैडल किया है पूरा वॉलेट शेयर राइट फ्रॉम लो इनकम टू हाई एंड, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक आपको बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ है। ठीक है, ट्रेंड में अच्छी ग्रोथ है, लेकिन विनीत जी, शरद ने एक चैनल चेक किया, मैं आपसे एक बिल्कुल पर्सनल चैनल चेक करना चाहता हूं। देखिए गर्मियां आ गई हैं, आपने गर्मियों के लिए कपड़ों की शॉपिंग कर ली है, और की है तो कौन से स्टोर से की है? तो मैंने अपना पेज में से की है, जॉकी स्टोर्स में से। जैसे मैंने बताया, मैंने उनके काफी अच्छे प्रोडक्ट्स यूज किए। दे गॉट वेरी गुड न्यू टी-शर्ट रेंज है उनकी, खुद के ब्रांड्स है, एथलेशर प्रोडक्ट्स है। तो आई एम मोर ऑफ एथलेशर प्रोडक्ट्स पर्सन, तो मुझे उनका बहुत बेहतरीन लगा प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये बहुत बढ़िया चीज कहा इन्होंने, एथलीजर। ये जो है नया हाई मार्जिन सेगमेंट है, एथलीजर। ये जो है बहुत पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है। पेज तो वैसे भी हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स ही बेचता है। जी बिल्कुल, कोई टेंशन है नहीं। और उन्होंने प्राइस भी नहीं गिराया। बाकी सबने प्राइस भी गिराया, उसके कारण स्टॉक में तेजी आई थी। ऑनलाइन शॉपिंग करने जाइए, स्टोर में शॉपिंग करने जाइए, मैंने तो आज तक कभी उनको डिस्काउंट देते एक बार भी नहीं, मैं कभी भी ₹1 का भी नहीं, ₹1 का भी नहीं डिस्काउंट आया है। तो शायद उसके कारण भी थोड़ी प्रेशर आ सकती है। ये स्ट्रेटजी भी कई बार कंपनियों की होती है। जी बिल्कुल, स्ट्रेटजी भी होती है नीश कहलाने की, अपने आप को स्टैब्लिश करके रखने की। विनीत जी, आखिर में पेज तो आपने बता दिया और आपने ट्रेंड का भी नाम लिया। अब आखिर में शो को हम रैप करें, समेटें, उसके पहले जरा ना एक बार समरी फिर से दे दीजिए। टॉप 5 स्टॉक्स टेक्सटाइल स्पेस में, अगर किसी को अभी खरीदना हो, नया निवेश करना हो, आपके हिसाब से वो कौन से हैं? मैं तो एक सिंगल स्टॉक आपसे बात करूंगा, मुझे लगता है अरविंद मिल्स। काफी सस्ता है, इंटीग्रेटेड प्ले है, और इनकी टेक्निकल ग्रेड टेक्सटाइल्स में भी फोरे है। तो हमें लगता है कि सूटिंग, शर्टिंग्स एंड गारमेंटिंग में उनका अच्छा है। देन द नेक्स्ट स्टॉक दैट वी लाइक इज वर्धमान स्पिनिंग, followed by पेज इंडस्ट्रीज। तो ये 3 स्टॉक्स है जो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए। आपने सर, आपने नाहर स्पिनिंग का नाम लिया क्या? नहीं, मैंने वर्धमान स्पिनिंग का नाम। वर्धमान स्पिनिंग का, वर्धमान स्पिनिंग, पेज इंडस्ट्रीज ये पसंद है, और अरविंद भी पसंद है। अरविंद निश्चित तौर पर बिक्री क्लास की सबसे बड़ी कंपनी है, इंटीग्रेटेड प्ले है, फुली इंटीग्रेटेड है। ये भी हमने लोगों को समझा दिया कि इंटीग्रेटेड होता क्या है, और हमने भी ये शो जो है हमारे दर्शकों के लिए फुल्ली इंटीग्रेट कर दिया। फुली इंटीग्रेट हो गया, ये पूरा हम कह सकते हैं कि हमने पूरा धागा खोल दिया। जी बिल्कुल। ठीक है, चलिए शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। विनीत जी, आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, टेक्सटाइल सेक्टर के एक एक धागे के ताना बाना को पूरा खोलकर समझाने के लिए, और बताने के लिए कि अगर आपको निवेश करना है इस लेवल्स पर तो वो कौन से शेयर होने चाहिए। फिलहाल इस शो में इतना ही। शरद, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब आगे लेकर आएंगे मुनाफे के मंडी।